वेलकम बैक माय फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अधीरा स्टडी। पिछले सेशन में पार्ट 6 में हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात किया था और उसको समझा था। आज के सेशन में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी उसके बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे उसके साथ साथ कि कौन सा एक ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में सिंक कर जाएगा, फ्लूइड कर जाएगा या सिंक करके फ्लूइड करेगा, मतलब या तो डूब जाएगा या तो तैरेगा या डूब कर तैरेगा। उसके बाद हम लोग थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में भी हम लोगों ने पिछले सेशन में बात कर ली है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो अधीरा स्टडी के नाम से सर्च करके पार्ट 6 में हमने बात किया है। आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। आइए देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है? ये एक प्रकार का रेशियो होता है। जैसे हमने एक वेसल लिया, उसमें वाटर ले लिया, उसमें हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, और एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट के डेंसिटी का और इस वाटर के डेंसिटी का रेशियो होता है। तो हम कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये एक प्रकार का रेशियो होता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर इसको फार्मूला के रूप में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें, थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर को अगर हम लोग DW मान लें, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट 1000 भी बोल सकते हैं। ये डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। अब ये इस रिलेटिव डेंसिटी के बारे में जान करके हम ये बता देंगे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी अगर वाटर में है तो उसमें सिंक करेगा या नहीं, या फ्लूइड करेगा या तो सिंक करेगा। उसको रेशियो से बहुत इजीली समझ सकते हैं हम लोग। आइए उसको देखते हैं। ठीक है, तो अभी रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि कब कोई ऑब्जेक्ट, एक बात ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, पहला हमारे पास वाटर है, दूसरा हमारे पास ऑयल है। दूसरा हमारे पास क्या है? ऑयल है। तो हमने वाटर कंसीडर कर लिया और क्या कंसीडर कर लिया? ऑयल। तो यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने वाटर को कंसीडर किया है और ऑयल को। हम नॉर्मली देखते हैं कि जब वाटर में ऑयल के कुछ ड्रॉप डालते हैं तो ये अपर सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑयल कम होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। यहां से बस इतना मैं समझाना चाह रहा हूं कि जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर होता है और जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो बॉटम में होता है। ठीक है, तो यहां जिसका डेंसिटी मिनिमम होता है वो ऊपर होता है और जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो बॉटम में रहता है। इसी को यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा। हम मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है, जिस ऑब्जेक्ट को वाटर में या किसी भी फ्लूइड में सिंक कराना है, उसका डेंसिटी हम मान लिए DO, और जिस फ्लूइड में हमको इसको सिंक कराना है उसका मान लिए डेंसिटी DF, F से फ्लूइड। अगर ये रेशियो
1 से छोटा है, अगर ये रेशियो 1 से छोटा है, या हम कह सकते हैं इससे इसे इंटू हो जाएगा, DO की वैल्यू DF से कम है, मतलब अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड पर फ्लूट करेगा, तैरेगा। क्या करेगा? तैरेगा। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा कहने का मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन 1, चाहे इससे एक और निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर का 1 से इंटू करके, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो फ्लूइड के डेंसिटी से ज्यादा हो गई। और अभी हमने क्या सीखा? जिसका डेंसिटी ज्यादा वो बॉटम में, जिसका कम वो सरफेस पे। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा कब? जब रिलेटिव डेंसिटी का मान 1 से ज्यादा होगा। और फ्लूइड करेगा कब? जब रिलेटिव डेंसिटी का मान 1 से कम आएगा। इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो जब रिलेटिव डेंसिटी का मान 1 से ज्यादा आता है तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में सिंक कर जाएगा। और जब रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से कम आती है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? तैरेगा। तीसरा कंडीशन है डूब कर कब तैरेगा, तो उसका कंडीशन है तीसरा, जब रिलेटिव डेंसिटी का मान 1 के इक्वल हो जाता है, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, तब जो ऑब्जेक्ट है उस फ्लूइड में डूब कर तैरेगा। ठीक है, ये तीसरा कंडीशन। हमने तीनों कंडीशन से बात कर ली कि कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड करेगा, कब सिंक करेगा, और कब सिंक करके फ्लूइड करेगा, मतलब डूब कर तैरेगा। ठीक है, इतना सा टॉपिक था अपना रिलेटिव डेंसिटी का। इसको, इन तीनों को देखकर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू को निकालकर हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में ये तीनों कंडीशन में से किस कंडीशन को फॉलो करते को देख लेते हैं। अभी तक हमने थ्योरेटिकल देखा, इसका एग्जांपल देखिए। कब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में फ्लूइड तैरेगा, तो मान लीजिए हमने ऑयल ले रखा। अभी मैंने एग्जांपल दिया, मैंने अभी बताया कि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ऑयल, दूसरा ले लिया वाटर। जब ऑयल के ड्रॉप को वाटर में ड्रॉप करते हैं, ऑयल ड्रॉप्स को, हम देखते हैं कि आउटर सरफेस पर ये ऑयल तैरते हैं, फ्लूट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑयल का कम होने की वजह से वाटर के सरफेस पर ये फ्लूट किया। दूसरा, कब डूब जाएगा। अभी हम लोग उस कंडीशन को भी देखेंगे कि बड़ी बड़ी शिप पानी में क्यों नहीं डूबती है, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया का। ठीक है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसमें लगता है, इसकी वजह से वो डूबता नहीं। यहां ध्यान दीजिए, उसके पहले मान लीजिए हमने कोई बड़ा सा लोहा का टुकड़ा लिया या छोटा सा लोहा का टुकड़ा लिया। 1 गिलास पानी ले सकते हैं हम लोग नॉर्मली। अब जब 1 गिलास पानी में लोहे के उस टुकड़े को हम लोग डालते हैं तो वो लोहे का टुकड़ा इसमें डूब जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोहे के टुकड़े का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू वाटर, इसीलिए ये क्या हुआ? सिंक कर गया। तीसरी कंडीशन का एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो हम कह सकते हैं या तो सेम मटेरियल हो तब डेंसिटी इक्वल होगी, एक ही मटेरियल हो, चाहे कोई दो ऐसे मटेरियल हो, एक फ्लूइड में दूसरा सॉलिड में चाहे लिक्विड में, जिसमें दोनों की डेंसिटी लगभग बराबर हो, तब वो क्या करेगा? डूब कर तैरेगा। जैसे आइस और बर्फ के कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं। बर्फ का 8/9 पार्ट डूबा रहता है और 1/9 पार्ट ऊपर की तरफ सरफेस से थोड़ा ज्यादा होता है, वही फ्लूट करता है। जब भी बर्फ को पानी में हम लोग घोलते हैं ना तो पूरा हिस्सा नहीं जाता, 8/9 पार्ट जो होता है इसका वो डूबा रहता है, लेकिन जो 1/9 पार्ट है ना वो ऊपर की तरफ रहता है और डेंसिटी लगभग बराबर होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये डूबकर तैरता है। प्रेशर, आइए प्रेशर को देख लेते हैं। प्रेशर समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा अपथ्रस्ट। उसके बाद हम समझ पाएंगे प्रेशर। अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट का दूसरा नाम होता है परपेंडिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर फोर्स। कहते हैं किसी सरफेस पर हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है और वो जो फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ उस सरफेस पर वो क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। ये जो हमने फोर्स अप्लाई कर रखा है इस सरफेस पर, वो जो फोर्स होता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो उसको अपथ्रस्ट कहते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। जैसे मैंने एक
अपने हथेली को ही सरफेस मान लिया, ठीक है। हमने इस पर फोर्स लगाया परपेंडिकुलर एकदम, तो हम कहेंगे ये हमने जो फोर्स लगाया ये परपेंडिकुलर है और इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अगर इसका डेफिनेशन बनाना रहे अपने को तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एनी सरफेस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, ठीक है। तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एनी सरफेस इज कॉल्ड फोर्स। ये एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, कहता है कि ये परपेंडिकुलर फोर्स कितने यूनिट एरिया पर, सरफेस के कितने यूनिट एरिया पर लग रखा है, इसी को प्रेशर कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। क्या कह सकते हैं प्रेशर के डेफिनेशन को अगर बनाना रहेगा तो परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर को अगर हम लोग स्मॉल पी या कैपिटल पी से डिनोट कर सकते हैं तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। यह परपेंडिकुलर फोर्स है जो हमने सरफेस पर लगाया है और यह एरिया है जितने एरिया पे, सरफेस के जितने यूनिट एरिया पे हम लोगों ने ये फोर्स अप्लाई कर रखा है वह ये एरिया, ठीक है। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट दो होता है। पहला इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। ये एक साइंटिस्ट जिन्होंने प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए उनके सम्मान में प्रेशर का एक यूनिट एसआई रख दिया गया है पास्कल, जिसको पीए से डिनोट करते हैं। और दूसरा एसआई यूनिट जो है प्रेशर का वो यहां से निकल जाएगा। फोर्स का यूनिट होता है एसआई न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो हमारा प्रेशर का हो जाएगा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बात और ध्यान देने लायक है कि प्रेशर का बड़ा यूनिट एक होता है जिसको बोलते हैं बार। एक बार में कितना पास्कल होता है, तो एक बार इज इक्वल टू होता है 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए बार का यूज करते हैं, ठीक। बड़ी यूनिट है और एक बार में 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, या हम कह सकते हैं 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके टाइम पर आए। और अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेशन में उसको टाइप करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।